ने कहा है कि आज दुनिया को भारत की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि पैंडेमिक के दौर में भी भारत में रिकॉर्ड FDI आया है। एसोचैम सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपने सामर्थ्य पर भरोसा करते हुए, अपने संसाधनों पर भरोसा करते हुए आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैन्युफैक्चरिंग पर हमारा विशेष फोकस है। पीएम ने कहा, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए हम निरंतर रिफॉर्म्स कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि बीते 100 सालों से आप सभी देश की अर्थव्यवस्था को, करोड़ों भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने में जुटे हैं। इसलिए आज वो समय है जब हमें प्लान भी करना है और एक्ट भी करना है। हमें हर साल के हर लक्ष्य को राष्ट्र निर्माण के एक बड़े लक्ष्य के साथ जोड़ना है। कांग्रेस में उथल पुथल का दौर कब खत्म होगा, इसका जवाब फिलहाल पार्टी में किसी के पास नहीं है। सोनिया गांधी ने शनिवार से पार्टी के कई नेताओं से मुलाकात का सिलसिला शुरू किया। इस दौरान पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। इसमें पार्टी नेताओं की शिकायतें, आगामी चुनाव की रणनीति और पार्टी अध्यक्ष पर चर्चा हो रही है। एक हफ्ते तक बैठकों का दौर चलेगा। सोनिया फिलहाल कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष है। कुछ महीने पहले पार्टी के 23 नेताओं ने इस मसले पर सोनिया गांधी को चिट्ठी भी लिखी थी। इनमें कपिल सिब्बल के साथ गुलाम नबी आजाद भी शामिल थे। चिट्ठी में पार्टी में ऊपर से नीचे तक बदलाव करने की मांग की गई थी। तृणमूल कांग्रेस में हो रही बगावत के बीच गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं। मिशन बंगाल के पहले दिन की शुरुआत उन्होंने रामकृष्ण आश्रम जाकर की। यहाँ उन्होंने रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि वो जगह है जहाँ विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। उन्होंने आधुनिकता और आध्यात्मिकता को जोड़ा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम उनके बताए मार्ग पर चलने में सक्षम हो। शाह के साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और कैलाश विजयवर्गीय मौजूद हैं। 2 दिन के इस दौरे में वे बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति का खाका खींचेंगे। पश्चिम बंगाल के चुनाव में भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कोरोना संक्रमित होने के बाद यहाँ का चुनावी मोर्चा खुद अमित शाह ने संभाला है। नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से सक्रिय है। बीते दिनों बिहार सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिससे आम जनता में काफी खुशी देखने को मिल रही है। तो बालू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। दरअसल राज्य सरकार ने 14 और उससे अधिक चक्के वाले वाहनों से बालू की ढुलाई पर रोक लगा दी है। जनता को अब ये लगने लगा है कि बड़े वाहनों से ओवरलोड बालू की धड़ल्ले से हो रही ढुलाई के कारण चमचमाती सड़कें अब गड्ढे में तब्दील होने से बचेंगी। जाम की समस्या से अब लोगों को निजात मिलेगा। साथ ही सरकारी राजस्व में बढ़ोतरी होगी। इससे राज्य में चल रहे विकास कार्यों को गति मिलेगी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए जबरदस्त तैयारी चल रही है। चर्चा है कि इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। मंदिर निर्माण के लिए 60 करोड़ लोगों से संपर्क कर पैसा इकट्ठा करने पर काम तेजी से चल रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के इस अभियान को सफल बनाने के लिए VHP व संघ परिवार के सभी मुख्य संगठनों को जोड़ा जा रहा है। VHP के सूत्रों के मुताबिक अयोध्या में इस अभियान का प्लान तैयार है। इसमें अब संगठन से जुड़े लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है। जिला, नगर, ब्लॉक से लेकर गांव पंचायतों तक राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण समितियां गठित की जा रही हैं, जो पूरी पारदर्शिता के साथ मंदिर के लिए दान की राशि इकट्ठा करेंगी। बताया गया कि दान राशि का पूरा विवरण मंदिर ट्रस्ट ऑनलाइन अपडेट भी करेगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 1 करोड़ से अधिक होने के बाद शनिवार को सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि तैयारी के बिना किए गए लॉकडाउन से देश में करोड़ों जिंदगी बर्बाद हो गई। उन्होंने ट्वीट किया, कोरोना संक्रमण के 1 करोड़ मामले हो गए और करीब 1.5 लाख लोगों की मौत हो गई। अनियोजित लॉकडाउन से लड़ाई को 21 दिनों में नहीं जीता जा सका, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था, लेकिन इससे देश में करोड़ों जिंदगी बर्बाद हो गई। घोटालों में फंसे सहकारी बैंक, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के खाता धारकों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। रिजर्व बैंक ने उस पर लगाई गई पाबंदियों को बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। PMC बैंक पर बैंकिंग विधि नियम अधिनियम 1949 की धारा 35A के तहत जारी गाइडलाइन के तहत ये पाबंदी बढ़ाई गई है। PMC बैंक के रिकंस्ट्रक्शन और इसमें हिस्सेदारी खरीदने के लिए अब तक 4 एक्सप्रेशन ऑफ
इंटरेस्ट मिले हैं। हालांकि आरबीआई ने कंपनियों या निवेशकों के नाम का खुलासा नहीं किया है। बैंक में हिस्सेदारी खरीदने के लिए इन कंपनियों ने अपना EOI जमा कराया है। आरबीआई की ओर से बताया गया है कि हिस्सेदारी खरीदने के लिए निवेशकों से प्रस्ताव मांगे गए थे। इसके लिए 15 दिसंबर तक आवेदन भेजने की अंतिम तारीख थी। बैंक के खाता धारकों व जमाकर्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय बैंक इन प्रस्तावों की जांच करेगा। रत्नागिरी जिले के दापोली तहसील के अंजारले समुद्र तट पर शुक्रवार को पुणे के 6 युवक डूब गए। हालांकि 6 में से 3 को बचा लिया गया और 3 की तलाश अभी भी जारी है। ये सभी पर्यटक पुणे शुक्रवार को यहाँ घूमने के लिए आए थे। फिलहाल मौके पर दापोली पुलिस और गोताखोरों की एक टीम अन्य तीनों की तलाश में जुटी हुई है। इनके परिजनों को इनके डूबने की सूचना दी गई है। पुणे के रहने वाले निहाल चौहान, अक्षर राखेलकर, ओप्स खान, रोहित पलांडे, विकास श्रीवास्तव और मनोज गावंडे सहित 14 पर्यटक पिकनिक मनाने के लिए दापोली के अंजारले बीच पर आए थे। पानी में तैरने के दौरान एक तेज लहर की चपेट में आ गए और 6 युवक डूबने लगे। इन्हें डूबते देख स्थानीय गोताखोरों की टीम ने बचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सिर्फ 3 को ही बाहर निकाल सके। मुंबई अहमदाबाद के बीच शुरू होने वाली बुलेट ट्रेन की पहली तस्वीरें सामने आई हैं। भारत में जापान के दूतावास ने E5 सीरीज शिंकानसेन बुलेट ट्रेन की कुछ तस्वीरें साझा की हैं। माना जा रहा है कि यही ट्रेनें मुंबई से अहमदाबाद के बीच डेडिकेट ट्रैक पर दौड़ेंगी। देश की पहली बुलेट ट्रेन को लेकर काम तेजी से चल रहा है। पुलों, सुरंगों की डिजाइनिंग का लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। इस ट्रेन के ट्रैक पर आने से मुंबई और अहमदाबाद के बीच की दूरी केवल 2 घंटे में पूरी हो जाएगी। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली MIDC में एक कपड़ा प्रसंस्करण इकाई में शुक्रवार शाम आग लग गई। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी है। ठाणे नगर निगम के क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख संतोष कदम ने बताया कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। उन्होंने बताया इकाई में शाम 5:50 के करीब ये आग लगी। कल्याण डोंबिवली नगर निगम के 4 दमकल वाहनों को आग बुझाने के काम में लगाया गया है। अधिकारी ने कहा कि आग लगने के कारणों के बारे में अभी तक पता नहीं चल सका।